अस्सलाम वालेकुम। आई एम फरहान मीर। फाइनली द वेट इज ओवर। आफ्टर 15 ईयर्स एक नया एथिकल फंड लॉन्च होने जा रहा है जो कि शरिया कंप्लाइंट है। 1996 में पहला फंड आया था, टाटा एथिकल फंड। उसके बाद सन 2009 में टॉरस एथिकल फंड, एंड आफ्टर 15 ईयर्स एक और फंड लॉन्च हो जा रहा है, क्वांटम एथिकल फंड। सवाल तो आपके जहन में बहुत सारे होंगे कि जैसे ये क्वांटम एथिकल फंड, वाई एथिकल फंड, ये क्वांटम एएमसी क्या है, या ये अपने कॉम्पिटिटर टाटा टॉरस से डिफरेंट किस तरीके से है। मार्केट को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब से अभी कोहराम मचा हुआ है, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क ही है। प्लस अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, शरिया कंप्लाइंट का क्राइटेरिया क्या है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे। तो हर बार तो आप चैनल पे इस बार मुझे सुनते ही हैं, पर इस बार अपने चैनल पे ये सब बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा। हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है ये सब बताने के लिए, चिराग मेहता सर, जो कि क्वांटम एथिकल जो है उसके फंड मैनेजर है, और भी बहुत सारे फंड मैनेज करते हैं। और बहुत ही अच्छा उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इंस्टेड ऑफ बी सेइंग एवरीथिंग, चलो सर को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड लेट हिम आस्क द क्वेश्चन, और उन्हीं से हम लोग इसको जानते हैं। लेट अस वेलकम चिराग मेहता। क्वांटम एथिकल फंड के फंड मैनेजर है और बहुत से और भी फंड मैनेज करते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रूवन रिकॉर्ड है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली हम उनसे ही बात करने वाले हैं। वेलकम सर। थैंक यू फरहान, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो सर इस कॉन्वर्जेशन को हम दो पार्ट में कंटिन्यू करना चाहेंगे। पहला तो एक रहेगा कि मार्केट का वैल्यूएशन, मार्केट का आउटलुक, बिकॉज काफी सारे लोग काफी पैनिक कर रहे हैं बिकॉज मार्केट में जिस तरीके से करेक्शन हुई है। तो ये अपना एक पार्ट रहेगा। और दूसरा पार्ट जो क्वांटम एथिकल फंड है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो सर, आप जो भी ये क्वांटम का फंड लेके आए, तो मार्केट को लेके आपका क्या आउटलुक है आने वाले 6 महीना साल में? आप मार्केट को किस तरीके से देखते हैं, जो भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, जैसे जो रीजन है, जैसे एफआईएस की सेलिंग हो रही है, इकोनॉमिक स्लो डाउन दिख रहा है, तो इसको लेके आपका क्या आउटलुक है? जी, अगर इकोनॉमी देखें तो इकोनॉमी में अभी भी मोमेंटम काफी अच्छा है। थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर हमने देखा है, थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी देखे हैं, पर हमें लगता है ये साइक्लिकल है। ओवरऑल हमारा इकोनॉमी काफी अच्छा मूव कर रहा है, और हमें लगता है कि आगे भी जाके इट शुड कीप मूविंग अलोंग। हमें लगता है कि एक्सपेक्टेशंस जो है आपकी ग्रोथ के, वो अगर आपके एक्सपेक्टेशंस रियलिटी के साथ हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे काफी लोग जब भी मार्केट में तेजी होती है या इकोनॉमी में साइक्लिकल अपटर्न होता है, तो मान के चलते हैं कि 7 8 9% ग्रोथ इकोनॉमी चलती रहेगी। मगर ये नहीं होता है। अगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ देखें तो 6.5% के आसपास का ग्रोथ है। और वो ग्रोथ अजम्पशन के साथ आप चले तो आई थिंक यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड इन आवर मार्केट्स। उस स्लो डाउन के चलते हुए हमने थोड़ा करेक्शन भी आते हुए देखा है, एफआईआई सेलिंग भी हुआ है, उसकी वजह से भी करेक्शन देखा है। ये दोनों फैक्टर्स हमें लगता है कि टेम्पररी है। एफआईआई सेलिंग इसलिए हुआ है क्योंकि इमर्जिंग मार्केट से वापस पैसा जा रहा है डॉलर में, इन द यूएस इकोनॉमी, यूएस मार्केट्स में। इसलिए थोड़ा सा हमने सेलिंग आते हुए देखा है। और हमें नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं। जो हॉट मनी हम जैसे बोलते हैं, जो इमर्जिंग मार्केट के थ्रू आता है, उसमें सेलिंग ज्यादा हमने देखा है। सो हमें लगता है ये टेम्पररी है, स्ट्रक्चरल नहीं है। और हमें लगता है ये करेक्शन जो हमने देखा है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ से करेक्शन और हो सकता है, जी जरूर हो सकता है, मगर यहाँ से लिमिटेड करेक्शन होने की संभावना ज्यादा है। वैल्यूएशन में अभी भी मार्केट थोड़ा सा महंगा है, मगर ये अच्छा पॉइंट है जहाँ पे आप एलोकेशन शुरू कर सकते हैं। अब एलोकेशन नहीं है इक्विटीज में, तो ये सही मौका है, आप एलोकेशन चालू कीजिए और नेक्स्ट 6 महीने तक एलोकेशन बढ़ाते रहिए। तो आई थिंक ओवरऑल मार्केट इज गुड, इकोनॉमी इज गुड, और एक अच्छा एंट्री पॉइंट आपको मिल रहा है अभी जब भी मार्केट करेक्शन हुए हैं। तो सर आपने अभी कहा 6.5% के आसपास जीडीपी ग्रोथ है, तो ऐसा समझ सकते हैं कि 6.5% के आसपास जीडीपी ग्रोथ प्लस 6 7% के आसपास की इन्फ्लेशन, तो करीब करीब 13 14% के आसपास तो अपना जो इंडेक्स कर ही लेगा। एंड जी, थोड़ा बहुत ये फंड और भी आउट परफॉर्म कर सकता है। वी कैन एक्सपेक्ट इन लॉन्ग टर्म 13 14 15% काइंड ऑफ रिटर्न्स। एम आई राइट? जो इज अब इट तक मैथ हमने रीजनेबल देखा टू है वैसे ही पैन आउट हुआ है। पिछले 40 साल में हमने देखा है कि जी। हमारी इकोनॉमी नॉमिनली 12 13% से के आसपास बढ़ी है, और हमने देखा है जी। मार्केट में 14 15 16% के आसपास रिटर्न आए हैं। सो हमें नहीं लगता है हम्म। कि ये कुछ इसमें कुछ बदलाव आने वाला है। इकोनॉमी ऐसे ही चलती रहेगी। 6.5% हमारा अनुमान है कि इकोनॉमी चलेगी, और 5 साढ़े 5% के आसपास इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में। सो ओवरऑल बारह हम्म। परसेंट के आसपास नॉमिनली ग्रोथ होगा। और ग्रोथ जो हम्म। है वो नॉर्मली इक्वल टू रेवेन्यूज, रेवेन्यूज आर इक्वल टू प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स हम हम्म। ज्यादातर ज्यादा होते हैं रेवेन्यू से, मगर सेम भी मान के चलिए तो आई थिंक जो आप मैं मैथ्स गिनाया उसके हिसाब से लॉन्ग हम्म। टर्म में 13 to 14% रिटर्न तो आना चाहिए मार्केट्स में।
सर इसके बाद थोड़ा सा लोगों को ये भी क्वेश्चन आता है कि जरा क्वांटम एएमसी के बारे में थोड़ा सा जानना है, बिकॉज जब मैं एथिकल फंड की बात करता हूँ तो एक ऑलरेडी टाटा एग्जिस्ट कर रहा है, 28 साल हो गए, टॉरस भी एग्जिस्ट कर रहा है, तब क्वांटम आ रहा है, तो थोड़ा सा लोग क्वांटम के बारे में जानना चाहते हैं कि क्वांटम कब से आया हुआ है और क्या है इसका स्टेटस। सो क्वांटम जब भी लॉन्च हुआ था 2006 में, वो इट वाज अ जी 29th म्यूचुअल फंड इन इंडिया। मगर उन्होंने जो प्रैक्टिस हमने जो प्रैक्टिस अनवील की, जो काफी सारी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस इंडिया में लाए, हम पहले थे इम्प्लीमेंट करने के लिए, और थोड़े समय के बाद वो रेगुलेशंस बन गए सेबी के थ्रू। सो काफी सारी नॉवेल चीजें हमने की, जैसे ओपेक एंट्री लोड सिस्टम था, वो नहीं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। टीआरआई इंडेक्स जो भी मैंडेटरी है हर एक फंड के परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, हमारे फर्स्ट फंड जो 2006 में लॉन्च हुआ था तब से टीआरआई इंडेक्स ही यूज कर रहे हैं हम। म्यूचुअल फंड के ट्रस्टीज जो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं ये ट्रस्ट के अंदर, जहां इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ट्रस्ट को प्रोटेक्ट कौन करता है? ट्रस्टीज प्रोटेक्ट करते हैं। और हमारे यहाँ 100% इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज है, जो अभी तक रेगुलेशंस बना नहीं है इंडिया में भी, मगर एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। अगर ट्रस्टीज इंडिपेंडेंट नहीं है तो मुझे कभी भी फायर नहीं करेंगे, अगर इंडिपेंडेंट है तो मुझे फायर करेंगे, तो अगर मैं अपना काम बराबर से नहीं कर रहा हूँ तो जो ये सब चीजें जो चाहिए इन्वेस्टर्स के सेफगार्ड के लिए या ग्लोबली अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, हमने काफी सारी प्रैक्टिसेस इंडिया में लाई है। और एक हमारे पेरेंट कंपनी है क्वांटम एडवाइजर्स, जो 1990 से इंडियन मार्केट्स में ऑपरेट कर रहे हैं। जब से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में नहीं आए थे तब से उन्हें रिसर्च प्रोवाइड कर रहे थे। और जब भी फर्स्ट एफआईएस को परमिशन मिली इंडिया में आने के लिए, तो जो पहला वन ऑफ द फर्स्ट एफआईएस जो इंडिया में आया, उन्हें उनका हमारे साथ जॉइंट वेंचर था। एक कंपनी थी यूके की, जार्डिन फ्लेमिंग करके, तो कंपनी का जॉइंट वेंचर का नाम था जार्डिन फ्लेमिंग क्वांटम। और काफी सारी हमने ग्लोबली फंड्स मैनेज किए हैं, एडवाइस किए हैं, काफी सारे इन्वेस्टर्स जो ग्लोबली है, सॉवरेन फंड्स, पेंशन फंड्स, उनके लिए हम आज भी मैनेज करते हैं पैसे एट अ ग्रुप लेवल। करीब करीब 19,000 करोड़ मैनेज करते हैं इक्विटीज में, ये सब बड़े इन्वेस्टर्स के लिए। तो जब ये इन्वेस्टर्स आते हैं इंडिया में, तो बहुत सारा ड्यू डिलिजेंस करते हैं, बहुत सारे चेक्स करते हैं, तभी एलोकेशन देते हैं। तो समझ लीजिए, जब वो बड़े इन्वेस्टर्स ने हमें एलोकेशन करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए चुना है, तो कैसी हमारी क्वालिटी होगी इन इन दैट सेंस। हालांकि इंडिया में काफी ज्यादा लोग हमें जानते नहीं है, मगर हम ऑपरेट करते हैं इंडिया में, और काफी सारा ग्लोबल एक्सपीरियंस भी है सिंस 1990 से अब तक। नहीं सर, क्वालिटी चेक तो हमने भी किए हैं बिफोर इनवाइटिंग यू, बिकॉज हमारा भी कुछ फर्ज बनता है हमारी ऑडियंस के लिए, तो ये सब तो हमने भी किया, आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा, आप कौन कौन से फंड मैनेज करते हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या है, एंड इट इज कमेंडेबल। तो ये सब तो किया हुआ ही है। थैंक यू और सो मच, बाकी थैंक हमारे यू। जो बेसिक, हाँ थैंक यू, बेसिक जो क्वेश्चन आपके और भी जो मेरे इन्वेस्टर लोगों के रहेंगे कि म्यूचुअल फंड में क्या सेफ्टी है और ऐसे बहुत बहुत सारे टाइप के, उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसके लिए हम सर का टाइम नहीं लेंगे, तो इनसे वो जानेंगे जो उनसे जानना चाहिए, बेसिक चीजें मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो सर जैसे आपने बताया 2006 से फंड है और अभी 2024 चल रहा है, खत्म भी हो गया इनफैक्ट, मतलब 18 साल बाद, 18 साल बाद वाई एथिकल फंड, ऐसा क्या आपको दिखा ट्रेंड, या फिर क्यों एथिकल फंड? क्वांटम एक चीज में मानता है कि इन्वेस्टर की कुछ डिमांड होनी चाहिए जो हम फुलफिल कर सके, और हमारे पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उन्हें वो फंड ऑफर कर सके, ताकि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो मीट कर सके हम। सो हमने काफी इन्वेस्टर्स को मिले हैं, और उनको एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं कि काफी सारे इन्वेस्टर्स को अपने वैल्यूज, बिलीव्स और एथिकल आइडियोलॉजीज के साथ इन्वेस्ट करना है। और कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन था कि ये सब के साथ आप रिटर्न्स में कॉम्प्रोमाइज कर कर बैठेंगे, क्योंकि इसके ये सब चीजें देखने जाएंगे तो रिटर्न्स अच्छे नहीं आएंगे, ये एक मिसकंसेप्शन था। तो हमने जब ड्राइंग टेबल पे आए, और जब भी हमने क्या फंड में होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंट पिलर्स, वो सब जोड़े, तो हमें लगा कि नहीं, इसके साथ भी हम आउट परफॉर्मेंस ला सकते हैं लंबे समय में। तो वो जो भी रिसर्च, हमारे जो इनपुट्स थे, और जो फंड का कंस्ट्रक्शन था, फ्रेमवर्क था, वो सब जोड़ने के बाद हमें लगा कि हम इन्वेस्टर्स का जो एक्सपेक्टेशंस है वो मीट कर सकते हैं, और उनके जो मिसकंसेप्शन है वो भी दूर हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ जब भी वो परफॉर्मेंस देखेंगे। सो ये इसलिए हमने, जब भी हमारे पास एक फ्रेमवर्क आया, हमारे पास कैपेबिलिटी आई, और तभी हम इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड लॉन्च कर रहे हैं। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स काफी सारे आज अलाइनमेंट देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के साथ, उनके वैल्यूज का, और वो ही हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दे कि जो एथिकल फंड है इसके क्राइटेरिया क्या है। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि श्योर। फिर वो ज्यादा कैलकुलेशन में आ जाएगा। अगर मोटे मोटे आप पैमाने बताएं कि किस बिना पे आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स को चुन रहे हैं। सो ओवरऑल सबसे पहले जब जब शुरू करते हैं तो एक एथिकल एक्सक्लूजन आता है। सो कंपनीज जो एथिकल एक्सक्लूजन में फिट नहीं होती वो कभी भी इन्वॉल्व इंक्लूड नहीं होगी हमारे यूनिवर्स में। जैसे कि सर्टन एथिकल क्राइटेरिया है, जैसे सिन स्टॉक्स फॉर एग्जांपल, अल्कोहल, गैम्बलिंग, टोबैको, वो सारे एक्सक्लूड हो जाते हैं। कंपनीज जो मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज है वो निकल जाती है, जो लेंडिंग करती हैं। सो ये सारे जो एक्सक्लूजन्स बन के आते हैं ओवरऑल, उसके बाद हमारा फिल्टर आता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं या हम उन्हें रिडेम्पशन करना है तो उनको एग्जिट और एंट्री इजीली मिल सके, जो एनएवी है वो ट्रांजैक्टेबल हो, उनके प्रॉफिट्स ना ही ओनली पेपर पे हो, जब भी वो एग्जिट करना चाहे तो भी वो प्रॉफिट्स उन्हें मिल सके। सो वो चीज डिलीवर करने के लिए हमें लगता है लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसके लिए लिक्विडिटी का एक फिल्टर है हमारा। उसके बाद जो भी कंपनीज हमारे इंटेग्रिटी चेक्स होते हैं, इंटेग्रिटी चेक्स को मीट करने के लिए जो भी क्राइटेरिया हमारे 200 प्लस क्राइटेरिया है, ओवरऑल कंपनी का बिहेवियर ओवरऑल कैसा है वो परखने के लिए। इससे इमर्ज होता है कि कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैसे हैं और उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी बोर्ड कैसी है, उनका मैनेजमेंट कैसा है, वो सब परखने के बाद हम हमारे लास्टली फाइनेंशियल्स देखते हैं वो कंपनीज में। एथिक्स अच्छे हैं, इंटेग्रिटी अच्छा है, बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी चाहिए वो फंड में से। तो रिटर्न्स के लिए हम जो फाइनेंशियल चेक्स करते हैं वहां से उभर के आता है कि किस तरह रिटर्न शेप अप होगा वो फंड का। सो फाइनेंशियल चेक्स वो लास्ट थिंग कंप्लीट करते हैं जो इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन है वेल्थ क्रिएशन के, वो फुलफिल हो जाते हैं। तो ये चार पिलर्स का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है, जिसमें लिक्विडिटी, एथिकल चेक, इंटेग्रिटी चेक और फाइनेंशियल, ये चारों जोड़ने से आई थिंक जो इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस है कि उनको वैल्यूज, बिलीव्स और एथिकल आइडियोलॉजीज मीट होने के बाद एक अच्छे रिटर्न्स मिले ओवर द लॉन्ग रन, ये कोशिश जो ये चारों कॉम्बिनेशन मिलाने के बाद हमें लगता है फुलफिल होगी। मतलब बेसिकली जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि मतलब फॉर मुस्लिम्स एंड फॉर जैन, ये दो जी, कम्युनिटी के तो जो भी आइडियोलॉजी है ये तो फंड फुलफिल करता ही है। बट बाकी और भी जो कम्युनिटीज हैं जो एथिक्स एथिक्स में बिलीव करते हैं और करना भी चाहिए आज के करेक्ट, दौर में, तो करेक्ट। उनके लिए भी फंड सुटेबल है। बट एटलीस्ट फॉर मुस्लिम्स एंड जैन ये तो परफेक्ट, मतलब उन्हीं के लिए फंड बना हुआ है, ऐसा आप कह सकते हैं एब्सोल्युटली। जो और क्राइटेरिया आप सभी निकाले उस हिसाब से। आइडियोलॉजीज देखें या बिलीफ सिस्टम देखें या वैल्यूज और जी मॉरल्स की आपने बात की, काफी जी। सारा ओवरलैप होता है ये सब में। तो अगर एक की बस लोग आइडियोलॉजी मानते अगर नहीं आप है देख सर। लीजिए तो बहुत सारे ओवरलैप आते हैं और बाकी को इंक्लूड करने के लिए थोड़े ही एक्सक्लूजन करने पड़ते हैं। और इंडिया का जी। अपॉर्चुनिटी सेट इतना बड़ा है कि आपको हम्म। लिक्विडिटी, एथिकल फिल्टर, इंटेग्रिटी फिल्टर वो सब लगाने के बाद भी 200-250 स्टॉक मिलते हैं जिसके थ्रू आप 30-40 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना सके, अच्छा पोर्टफोलियो। सो आई थिंक इंडिया में थोड़े एक्सक्लूड करने के बाद भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जिससे हम डिलीवर कर सकें अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर के लिए। सर मैं अपने इन्वेस्टर से एक बात हमेशा कहता हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मेरा ऐसा हम्म, कहना होता है, जनरली लोग कुछ ऐसा बोलते हैं कि आज के पहले देयर वर ओनली टू एथिकल फंड्स, एक टाटा था एक टोरस था। तो हम्म, जनरली जब भी मुझे कोई पूछता है कि सिर्फ दो ही फंड है, ठीक है, तो या फिर एथिकल फंड में ही क्यों जाना, तो मैं उन्हें ऐसा कहता हूँ कि एथिकल फंड में जाना ये हमारी कोई वीकनेस नहीं है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। तो इस एथिकल absolutely, फंड में वही कंपनियां ली जाती हैं जो एकदम फंडामेंटली जो स्ट्रांग है, जिनके कैश फ्लो स्ट्रांग है, जिनमें डेट वगैरह कुछ नहीं है। और कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मे बी कोई बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, तो सबसे पहले ऐसी कंपनियां जाती है जिनमें बैंकिंग का एक्सपोजर है या लिवरेज का बिजनेसेस है, वो कंपनी में ज्यादा मार पड़ती है। तो दीज आर द कंपनीज जो लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगी, सर्वाइव करेगी और कंसिस्टेंट परफॉर्म करेगी। तो बेसिकली एथिकल फंड शुड बी पार्ट ऑफ एवरीवन पोर्टफोलियो फॉर स्टेबिलिटी एंड फॉर गुड रिटर्न। तो ये मैं बोलता हूँ नो सर, नो, सही बात है। एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली है ना? अग्री। अगर फॉर एग्जांपल सिंपल ले लीजिए सिन स्टॉक्स, अल्कोहल, गैम्बलिंग, हम्म। टोबैको एक्सेट्रा, उसमें क्या क्या रिस्क होते हैं? हम्म। एक गवर्नमेंट पॉलिसी का रिस्क होता है, एक रेगुलेटरी रिस्क होता है, बिल्कुल। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आज हम्म। चेंज हो रहे हैं, उनका रिस्क होता है कि उनका धंधा आज है, कल कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस हम्म। चेंज हो रहे हैं तो वो धंधा रहेगा कि नहीं हम्म। रहेगा। तो ये सब रिस्क हम्म। ये कंपनीज एक्सक्लूड कर देते हैं तो ये सब रिस्क निकल जाते हैं। सो ओवरऑल उसके बाद जो रहती है कंपनीज, जैसे आपने सही कहा कि क्वालिटी कंपनीज रहती हैं, और ओवरऑल क्वालिटी हम्म। कंपनीज डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो अपने बिजनेस साइकिल हो या इकोनॉमिक साइकिल्स हो, वो अच्छे से नेविगेट करके दूसरी और एक स्ट्रॉन्ग कंपनीज उभर के आती है। और वो कंपनीज ही
अच्छे कंपाउंडर्स रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में. सो आई थिंक आई कंप्लीटली अग्री विथ व्हाट यू सेड. तो सर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अभी जैसे टाटा एंड टोरस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं पिछले इतने सालों से, तो कुछ ऐसा है कि क्वांटम इनके इनसे कुछ अलग कर रहा है, या फिर क्या डिफरेंस बन सकता है इनमें? सो आई मीन मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगा, मगर हमारी जो यूएसपी है उसके बारे में कहूंगा. हम्म, तो जैसे मैंने कहा बिल्कुल। कि हमारा इंटेग्रिटी चेक है, उससे हम्म, कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी जो कंपनीज है वो ही उभर के आती है वो इंटेग्रिटी चेक्स में. और आई थिंक हम्म, हमारा प्रोप्राइटरी चेक है, ऐसा नहीं है कि हर कोई वो कर रहा है. और ना ही हम्म, हम खाली डेस्क पे बैठ के ना कंपनी के डिस्क्लोजर देख के वो सब अनुमान लगाते हैं. हम काफी सारे चैनल चेक्स करते हैं, कंपनी से बात करते हैं, और फिर हमारा असेसमेंट आता है कि वो कंपनी रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. सो आई थिंक दैट इज अ हम्म, नोवेल्टी जो हम लाते हैं ओवरऑल, विच वी थिंक वी हैव अ प्रोप्राइटरी एज ओवर अदर्स. एंड आज से वो यूज नहीं कर रहे हैं, हम 1996 से इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू आवर इंटेग्रिटी चेक्स. सो हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो नॉलेज बेस है, वो काफी स्ट्रांग है वो मामले में. और इवॉल्व हुआ है हमारा फ्रेमवर्क. जो पहले जब हम चालू किया था तभी 10-12 इंडिकेटर्स हम देखते थे कंपनी के बारे में, आज 200 से ज्यादा इंडिकेटर्स देखते हैं वो कंपनी के बारे में. उसके बाद हमारा इंटेग्रिटी असेसमेंट कंप्लीट होता है. सो ओवरऑल हमें लगता है कि ये हमारा एज है. और जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है अब लिक्विडिटी, एथिक्स, इंटेग्रिटी और फाइनेंशियल्स, आई थिंक वो बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, जिससे अलाइनमेंट ऑफ वैल्यूज तो है ही, और उसके साथ आई थिंक लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते फेयर इनफ, बिल्कुल सही है। एक और चीज सर, अभी मैं जनरली टाटा एंड टोरस का जब मैं देखता हूँ उनका, तो मुझे ऐसा पता चलता है कि टोरस एंड टाटा आर कंसिडर्ड एज अ थीमेटिक फंड, तो मे बी हैं. क्वांटम एथिकल फंड इज आल्सो ट्रीटेड एज अ थीमेटिक फंड। और करेक्ट. जनरली ऐसा बोला जाता है कि थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज थीमेटिक फंड काफी सारे मतलब रिस्की हो जाते हैं ऐसे। तो जनरली मैं कुछ बताता हूँ इन्वेस्टर को, वही मैं आपको पहले बताता हूँ, मे बी शायद आप एग्री करें या फिर आप मुझे करेक्ट करें। मेरा जनरली ऐसा कहना होता है कि थीमेटिक फंड मतलब बेसिकली कोई थीम पे, तो अगर आपको ऐसा थीम लेते हैं जैसे डिजिटल थीम हो गया, फार्मा थीम हो गया, तो ये रिस्की कैटेगरी है, बिकॉज यू आर फोकसिंग ओनली ऑन वन थीम और ऑन वन सेक्टर। बट शरिया एज अ थीम या एथिकल एज अ थीम आप अगर बोलते हैं, तो एनी हाउ हम लोग के पास सब कुछ है ना, तो उसमें ज्यादा रिस्क नहीं बनता। तो बेसिकली यू कैन ट्रीट इट एज अ मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड। तो एम आई करेक्ट? और इसमें आप थोड़ा और कुछ ऐड करना चाहें तो? नो नो, एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर वो थीम्स सेक्टर स्पेसिफिक है, एक ही सेक्टर में हाँ कंसंट्रेशन है, एक दो सेक्टर में कंसंट्रेशन है, देन इट बिकम्स जी। रिस्की. यहाँ पे हाँ। बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को मिलेगा. एंड जैसे मैंने कहा, हम्म, हमारा बायस मार्केट कैप पे नहीं है, अक्रॉस मार्केट कैप हो हम्म, सकता है. हमारा लिक्विडिटी पे हम्म, बायस है. सो ओवरऑल जो भी हम्म, कंपनीज लिक्विड है, भले स्मॉल कैप में हो, हम्म, मगर वो भी इंक्लूड हम्म। होगी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर. सो इट्स लाइक अ फ्लेक्सी कैप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस सेक्टर्स. वैसा पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को देंगे. और इस वजह से आई डोंट थिंक जैसा रिस्क थीमेटिक सेक्टोरल फंड्स में होता है, वो रिस्क इधर आया है. सो एक बहुत सारे मिसकंसेप्शन है थीमेटिक के बारे में. और आई थिंक इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि सेक्टोरल कॉन्सेंट्रेशन कितना है. अगर सेक्टोरल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, 2-3 सेक्टर में ही है, देन इट इज अ रिस्की प्रोपोजिशन. मगर अगर बहुत डाइवर्सिफाइड है, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स है, तो आई डोंट थिंक दैट इज नॉर्मल. जो इक्विटी फंड का रिस्क है, वही रिस्क इसमें आएंगे. तो इस पोर्टफोलियो में कुछ आप कंपोजिशन बता सकते हैं कि कितने एक्स में आप एग्रेसिवली बेट कर रहे हैं? लार्ज कैप में क्या प्रोपोर्शन हो सकता है, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, रफली के टू गेट टू नो कि हाउ एग्रेसिव यू आर, और कितना रिस्क टॉलरेंस है, या फिर? सो आई थिंक पोर्टफोलियो अभी तक आया नहीं, हमने इन्वेस्ट करना शुरू शुरू नहीं किया. कल ही एनएफओ चालू हुआ है, हमारा शुरू हुआ है. 16 तक एनएफओ खत्म होगा, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे. सो तभी के मार्केट सिनारियो, अभी के मार्केट सिनारियो में थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है. सो आई डोंट वांट टू गिव एनी मिस इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स. मगर एक एक बात ये है कि ओवरऑल मार्केट कैप के अक्रॉस डाइवर्सिफिकेशन होगा, सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन होगा. एक बहुत ही क्वालिटी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को मिलेगा 30-40 स्टॉक्स का. हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन एनी स्टॉक इज 1%, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज 5%. तो बहुत सारे पोर्टफोलियो देखेंगे जहां पे 0.5%, 0.3% एलोकेशन होते हैं. हमारे फंड में ऐसा नहीं मिलेगा. ये हमें मानते हैं कि वो सब ऑप्टिमल एलोकेशन है. आधा टका अगर कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, वो डबल भी हो जाए, तो रिटर्न में सिर्फ आधा टका ही ऐड होता है, और कितने स्टॉक्स डबल होंगे आपके पोर्टफोलियो में. सो ओवरऑल एक मीनिंगफुल पोजीशन बना के चलेंगे हर एक स्टॉक में, और एट द सेम टाइम डाइवर्सिफिकेशन के साथ चलेंगे, ताकि इन्वेस्टर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सके.
तो जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि ये एक ऐसा फंड नहीं है कि कोई सेक्टोरियल फंड है, थीमेटिक फंड है, डिफेंस है, ऐसा टाइप का कुछ के साल 2 साल के लिए आपने लगा लिया, उसमें वैल्यूएशन ओवर हो गई, अब बस हो गया, अब दूसरा फंड आएगा, ऐसा नहीं है। यू कैन कंसिडर दिस फंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबा चलेगा क्योंकि काइंड ऑफ मल्टी कैप फंड है। तो ये सही है? फ्लेक्सी कैप कहूंगा वो अक्रॉस द लेट्स से कर्व, जहां पे भी अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी दिखेगा वहां पे फंड पोजीशन लेगा। सो ओवरऑल इट विल बी फ्लेक्सिबल टू यूज वेर एवर इट वांट्स टू गो, एंड अच्छा डाइवर्सिफिकेशन के साथ ही ये फंड चलेगा। हाँ, मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप इज एक्सपेंसिव, तो आप थोड़ा सा एक्सपोजर लार्ज कैप में बढ़ाएंगे, लार्ज कैप आपको लगता है एक्सपेंसिव हो गया तो थोड़ा बहुत शफल करेंगे, तो इस तरीके से जी एक कंप्लीट लेके इसको चलेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर ये देख रहे हैं तो हम लोग हम यंग लोग हैं, और इसमें जब इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग 20-25 साल का होराइजन लेके चलना चाह रहे हैं इस फंड में। तो ये दौरान तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो मतलब ये फंड इज रेडी फॉर कैटरिंग ऑल दिस थिंग्स, राइट? yes, all the investors, all age groups and all types of investors who are thinking long term. से और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसके लिए फिर मैं चिराग सर का टाइम बिल्कुल भी नहीं लूंगा, वो आप मेरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं मे भी एक और वीडियो बनाऊंगा मैं क्वांटम एथिकल फंड को लेकर, छोटी मोटी चीजें, और उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल, इफ यू विश टू इन्वेस्ट इन द फंड, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप हमारा जो लिंक है वो दिया हुआ है, ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस ऐप पे जाइए, क्लिक कीजिए, वहां पे अकाउंट क्रिएट कीजिए, विद इन 5 मिनट्स योर अकाउंट विल बी रेडी टू इन्वेस्ट। एंड उसके अलावा बाकी फंड्स भी आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।